नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। रिपोर्ट एट 10 में हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जमीनी हकीकत क्या कहती है, उन तमाम बड़ी और अहम खबरों की जो आज प्रमुख सुर्खियां रही हैं, उनसे अगले आधे घंटे में हम आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही क्या कुछ वहां पर हो रहा है और क्या हलचल नजर आ रही है, क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, ये तमाम जो अहम खबरें हैं पूरे दिन देश दुनिया की सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई है, इन पर हमारा फोकस रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10 की और डालते हैं उन तमाम बड़ी और अहम खबरों पर विस्तार से नजर। और आइए अब रिपोर्ट एट 10 की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, साइकिल से चांद तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा, किस तरह से स्पेस सेक्टर को लेकर लगातार जो बढ़ते हुए कद हैं वो और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह हमारी पहली खबर होगी क्योंकि आज नेशनल स्पेस डे है। क्या कुछ हलचल रही यह हम आपको बताएंगे। दूसरी हमारी अहम खबर होगी, रसोइयों को राहत की आंच, सपा पर सियासी ताप। किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा ऐलान किया है और क्या कुछ समाजवादी पार्टी यानी कि उत्तर प्रदेश में जो बीती हुई पार्टी रही है उसका क्या कुछ जो हरकतें रही है, जो क्या कुछ उसका जो अभी तक स्थिति नजर आई है उस पर भी नजर डालेंगे और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको बताएंगे। तीसरी हमारी अहम खबर होगी, नई टीम नई रणनीति, बीजेपी संगठन को नई धार। किस तरह से जो नई टीम बनती हुई नजर आ रही है नितिन नवीन की और क्या कुछ हलचल नजर आ रही है क्योंकि 2027 में तमाम राज्यों में चुनाव है और 2029 पर साफ तौर पर फोकस है। क्या कुछ रहने वाला बताएंगे आपको। चौथी हमारी खबर होगी, राहुल की मनुस्मृति, भाजपा की सियासी गुरुकुल क्लास। क्या कुछ राहुल गांधी की तरफ से निकलकर सामने आया और उस पर किस तरह से बीजेपी जो है वो हमलावर होती हुई नजर आ रही है वो हम आपको बताएंगे। पांचवी हमारी अहम खबर होगी, महिला शक्ति की बात, राहुल की कथनी और करनी पर वार। किस तरह से महिला शक्ति को लेकर जो तमाम बातें और प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई है वो रिएक्शन क्या कहते हैं, जमीनी हकीकत उन खबरों की क्या कहती है वो हम आपको बताएंगे और महिला शक्ति को लेकर क्यों इस तरह की राजनीति नजर आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा छठी हमारी खबर होगी, राम मंदिर के शिखर पर लहराई नई धर्म ध्वज। किस तरह से राम मंदिर के शिखर पर यह धर्म ध्वज जो है वो लहराती हुई नजर आई है यह हम आपको बताएंगे। सातवीं हमारी खबर होगी, डिफेंस से रोजगार तक बंगाल में औद्योगिक बदलाव की दस्तक। बंगाल में लगातार हम देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार से विकास की जो कहानी है वो लिखी जा रही है और इसीलिए अब औद्योगिक क्षेत्र के जो दरवाजे हैं वो साफ तौर पर खुलते हुए नजर आए हैं और इसके लिए डिफेंस सेक्टर बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। आठवीं खबर हमारी होगी, मशाल मार्च से गूंजा मणिपुर, एनआरसी की मांग तेज। लगातार ये मांग तेज होती जा रही है, प्रदर्शन होते जा रहे हैं। क्या कुछ वहां पर चल रहा है यह हम आपको बताएंगे। नवीं हमारी खबर होगी, मॉनसून का डबल अटैक, कहीं राहत कहीं आफत साफ तौर पर देखने को मिल रही है, चाहे बात पहाड़ी इलाकों की हो चाहे मैदानी इलाकों की हो। क्या कुछ चल रहा है, क्या हलचल नजर आ रही है वो हम आपको बताएंगे। 10वीं और अहम खबर हमारी होगी, ट्रंप की टैरिफ चाल, कनाडा ने ठोकी ताल। किस तरह से जो ये टैरिफ है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं और अमेरिका और कनाडा किस तरह से आमने सामने नजर आ रहे हैं, क्या कुछ उसके दूरगामी परिणाम है और कैसे इंटरनेशनल लेवल पर इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा ये हम आपको बताएंगे अपनी 10वीं खबर के जरिए। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और डालते हैं एक एक खबर पर विस्तार से नजर। और आइए अब शुरुआत करते हैं। चांद पर तिरंगा फहराने के बाद भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। आज पूरा देश राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता से लेकर गगनयान, शुक्र मिशन और भारतीय स्पेस स्टेशन तक भारत की नजर अब अंतरिक्ष के अगले बड़े पड़ावों पर है। देखिए खास रिपोर्ट। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत का नाम अंतरिक्ष की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गया। इस उपलब्धि को हासिल करके भारत ने साफ कर दिया कि स्पेस सेक्टर में हम किसी से भी कम नहीं हैं। आज उसी उपलब्धि की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष की यात्रा सिर्फ उस उपलब्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि अब नजरें भविष्य के कई बड़े मिशनों पर है। आज पूरा देश गर्व और उत्साह के साथ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की याद में मनाए जाने वाला ये दिवस भारत के वैज्ञानिकों की प्रतिभा, समर्पण और अथक मेहनत का प्रतीक है, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को दुनिया में नई पहचान दिलाई है।
चंद्रयान 3 के बाद भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। गगनयान मिशन के जरिए भारत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। 20,193 करोड़ रुपए के इस मिशन में पहले व्योम मित्र के साथ मानव रहित परीक्षण होगा, जबकि 2027 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भेजने का लक्ष्य है। इसके साथ ही 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में भी काम जारी है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में इसरो प्रमुख ने भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को लेकर अहम संकेत दिए। Today is the third National Space Day we are celebrating, and the theme is a very, very important theme: innovation, collaboration, and aspiring for becoming global leadership in the space area. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें भारत की अंतरिक्ष यात्रा के गौरवशाली अतीत और उज्जवल भविष्य की झलक दिखाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में स्पेस सेक्टर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। चंद्रमा और मंगल के बाद अब इसरो की नजर शुक्र ग्रह पर है। मार्च 2028 में विनस ऑर्बिटर मिशन लॉन्च करने की तैयारी है, जो शुक्र के वातावरण और सतह का अध्ययन करेगा। वहीं अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ने की तकनीक के लिए इसरो स्पेडेक्स मिशन पर काम कर रहा है, जो भविष्य के चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय स्पेस स्टेशन मिशनों की अहम कड़ी बनेगा। कभी साइकिल पर उपकरण ले जाने से शुरू हुआ भारत का अंतरिक्ष सफर अब चांद तक पहुंच चुका है। अब तैयारी गगनयान मिशन के जरिए इंसानों को अंतरिक्ष में पहुंचाने की है। भारतीय अंतरिक्ष की ये सुनहरी सफर इस बात की गवाही है कि केंद्र सरकार की सशक्त नीति और हमारे वैज्ञानिकों की दूरदर्शी सोच के मेल से भारत वैश्विक पटल पर एक मजबूत पहचान बना सकता है। लखनऊ में आयोजित रसोइयों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3.5 लाख से ज्यादा रसोइयों के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने उनका मानदेय बढ़ाने से लेकर स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा जैसी बड़ी घोषणाएं की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार के कार्यकाल, शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रसोइया सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम पोषण योजना के तहत काम करने वाले रसोइयों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। प्रदेश के करीब 3.53 लाख रसोइयों को अब बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। सरकार ने मानदेय में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला किया है, जिसके बाद रसोइयों को अब 3,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इसके अलावा रसोइयों को 2 लाख रुपए की दुर्घटना सहायता, परिवार के लिए सालाना 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा और ड्रेस के लिए मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की घोषणा भी की गई है। रसोइयों के सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कुछ लोग जर्जर भवनों को फोटोग्राफ सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। जिन लोगों के इशारे पर दिखा रहे हो ना, ये उन्हीं के स्मारक हैं जिनके इशारे पे दिखा रहे हो। योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग दोपहर में उठते थे, शाम को जिम जाते थे और फिर महफिल सजाते थे, उनके पास प्रदेश के लिए समय कहां था। एक तरफ रसोइयों के मानदेय और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश, तो दूसरी तरफ शिक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष पर सीधा हमला। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। नई टीम, नई रणनीति, नई धार, यह संकल्प है बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का, जिनके नेतृत्व में 2 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी की जोरदार बैठक हुई। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम के गठन के बाद केंद्रीय पदाधिकारियों की ये पहली बड़ी बैठक थी। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने और देश भर में पार्टी की पहुंच बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। पार्टी का लक्ष्य संगठन में नई ऊर्जा भरना और युवाओं, खासकर जेन ज़ी तक अपनी पहुंच को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई राष्ट्रीय टीम के साथ करीब 5 घंटे तक संवाद किया था। पीएम मोदी ने पदाधिकारियों को संगठन की ताकत बढ़ाने के लिए आपसी समन्वय, साझा जिम्मेदारी और जनता से लगातार जुड़ाव बनाए रखने का मंत्र दिया था।
बीजेपी की इस संगठनात्मक कवायद के साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में सेवा का अभियान भी शुरू किया जाएगा। केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर भी राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। बीजेपी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राष्ट्रगीत के शुरुआती 2 छंद तक सीमित रहने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि वंदे मातरम देश की राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन की भावना का प्रतीक है। नितिन नवीन के नेतृत्व में नए लेवल टीम के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत सी हैं, चुनौतियां बहुत सी हैं, लेकिन पार्टी बिल्कुल मिशन मोड में है और शायद यही वजह है कि कार्यकर्ताओं को 2027 और 2029 के लिए अभी से कमर कसकर तैयार होने के नसीहत दे दिए गए हैं। राहुल गांधी ने महिलाओं की स्थिति और मनुस्मृति का जिक्र क्या किया, भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए। राहुल गांधी ने इसे महिलाओं की आज़ादी और समानता का सवाल बताया, वहीं बीजेपी ने इसे भारतीय परंपराओं और धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए तीखा पलटवार किया है। विवाद की शुरुआत हुई पुणे के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्राओं और युवाओं से सीधा संवाद किया। महिलाओं के अधिकार, स्वतंत्रता और समाज में उनकी भूमिका पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं की पहचान सिर्फ बेटी, पत्नी या मां तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं को देश की ताकत बताते हुए कहा कि उन्हें अपने सपनों और हौसलों के साथ आगे बढ़ने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता भारतीय परंपराओं और ग्रंथों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने मनुस्मृति के सकारात्मक संदर्भों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों को निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मनुस्मृति पढ़ना आपसे ना हो पाएगा, राहुल गांधी। इसके बाद उन्होंने मनुस्मृति के 2 श्लोक साझा किए। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से इन श्लोकों को पढ़ने और समझने को कहा। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि इस देश की नारियों की और मातृशक्ति की भूमिका केवल और केवल मतदान केंद्र तक सिमट कर रह जाए। भारत के नीति निर्माण में, भारत की डिसीजन मेकर के रूप में वो महिलाओं को नहीं चाहते। राहुल गांधी पर बीजेपी हमलावर है, वहीं कांग्रेस अपने नेता का बचाव कर रही है। महिलाओं के अधिकार और मनुस्मृति के संदर्भ में छिड़ा यह विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ कांग्रेस इसे महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता की लड़ाई बता रही है, वहीं बीजेपी इसे भारतीय संस्कृति पर हमला करार दे रही है। महिला सशक्तिकरण की बात, लेकिन कांग्रेस की अपने ही दावों की परीक्षा है। राहुल गांधी के महिला अधिकारों वाले बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। स्मृति ईरानी से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक सभी का सवाल एक है कि आखिर महिलाओं को मजबूती सिर्फ भाषणों में ही चाहिए या फिर राजनीति में भी कुछ मिलेगी। राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों से संवाद के दौरान पितृसत्ता खत्म करने और महिलाओं के अधिकार की बात की थी। 2 दिन बाद बीजेपी ने उसी बयान को हथियार बनाकर राहुल गांधी पर हमला तेज कर दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर राहुल गांधी वास्तव में महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण के पक्ष में हैं, तो संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करने की पहल का समर्थन करें। देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का सहयोग करें। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के सामने सिर्फ सवाल नहीं रखा, एक और राजनीतिक चुनौती भी रख दी। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण के गायन की मांग की, लेकिन बीजेपी का सबसे तीखा हमला आया महाराष्ट्र से। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी की महिला सशक्तिकरण की बातों को सीधे पाखंड करार दिया। महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। फडणवीस ने आरोप लगाया कि राहुल की कथनी और करनी में मेल नहीं है। कांग्रेस के मंचों से महिला सशक्तिकरण की बातें खूब हो रही हैं, लेकिन बीजेपी का सवाल है कि जो फैसले महिलाओं को ताकत देने के लिए बनाए जा रहे हैं, कांग्रेस का उस पर क्या रुख है? क्योंकि अब बात सिर्फ राहुल गांधी के बयान की नहीं है, अब बात है कांग्रेस पार्टी के करनी और कथनी की। रामनगरी अयोध्या से आई ये तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर की है, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धर्म ध्वजा का
आरोहण किया गया और इसी के साथ ही श्री राम जन्मभूमि की भव्यता भी काफी बढ़ गई है। श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी के पावन अवसर पर अयोध्या में धर्म ध्वज परिवर्तन की धार्मिक परंपरा पूरी की गई। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ नई धर्म ध्वज को मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थापित किया गया। शिखर पर लहराती धर्म ध्वज का विहंगम दृश्य देखते ही बनता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने धर्म ध्वज के आरोहण की तस्वीरें साझा की हैं। ऊंचाई से सामने आई तस्वीरों में राम मंदिर परिसर की भव्यता और विशाल स्वरूप साफ दिखाई देता है। नया ध्वज श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस धर्म ध्वज पर ओम का चिन्ह और कोविदार वृक्ष की आकृति अंकित है। धार्मिक परंपरा में ध्वज को गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। राम मंदिर की वास्तुकला भी इस दृश्य को और खास बनाती है। राम मंदिर का मुख्य शिखर पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर शैली में निर्मित है। वहीं मंदिर परिसर के चारों ओर बना करीब 800 मीटर लंबा परकोटा दक्षिण भारतीय वास्तुकला से प्रेरित है। यानी राम मंदिर परिसर में भारतीय वास्तु परंपराओं का सुंदर संगम दिखाई देता है। श्रावण मास में हुआ ये धर्म ध्वज परिवर्तन मंदिर की नियमित धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन शिखर पर लहराती नई धर्म ध्वज और पीछे दिखाई देता भव्य राम मंदिर अयोध्या की आस्था और स्थापत्य की एक बेहद मनोहारी तस्वीर जरूर पेश कर रहा है। राम मंदिर के शिखर पर लहराता यह धर्म ध्वज सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि यह धार्मिक दिव्यता व भव्यता का प्रतीक भी है। बंगाल की औद्योगिक पहचान को फिर से मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। डिफेंस और शिप बिल्डिंग को इसका नया इंजन बनाया जा रहा है। 3,500 करोड़ के 5 प्रोजेक्ट्स के साथ आज इसकी नींव रखी गई है। कोलकाता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड के 5 ब्राउनफील्ड विस्तार प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। करीब 3,500 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं सिर्फ क्षमता बढ़ाने की कवायद नहीं है, इनके जरिए भारत की नजर तेजी से बदलते वैश्विक शिप बिल्डिंग बाजार पर भी है। दुनिया के शिप बिल्डिंग सेक्टर में बन रहे इस अवसर को भारत कैसे देखता है, रक्षा मंत्री ने इसकी तस्वीर साफ की। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एक्सपेंशन ही नहीं है, यह ग्लोबल वैक्यूम को भरने की दिशा में एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है। राजनाथ के इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए GRSE अपनी शिप बिल्डिंग क्षमता का विस्तार कर रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के साथ हुगली के दोनों किनारों पर 2 छोटे शिपयार्ड विकसित किए जाएंगे। रायचक में 32 एकड़ की रिवर साइड प्रॉपर्टी भी इस विस्तार का हिस्सा है। युद्धपोत निर्माण और रिफिट की क्षमता बढ़ेगी और GRSE के मुताबिक इसके साथ रोजगार और MSME समेत एंसिलरी इंडस्ट्रीज के लिए भी नए अवसर बनेंगे। पिछले जो सरकार पश्चिम बंगाल में थी, इच्छा भी नहीं था, इसलिए वेस्ट बंगाल ने बहुत सारा सामान किया। नाउ डबल इंजन इज फंक्शनिंग विद फुल स्पीड। सुवेंदु अधिकारी का दावा है कि अब केंद्र और राज्य के तालमेल से बंगाल विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन इस पूरी कवायद का असली मतलब सिर्फ 3500 करोड़ का निवेश नहीं है। लक्ष्य डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से शिप बिल्डिंग से MSME और MSME से रोजगार तक का एक पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम खड़ा करना। यानी बंगाल की औद्योगिक वापसी का दावा अब निवेश से निकलकर जमीन पर रोजगार तक पहुँचाने की चुनौती है। बंगाल में डिफेंस और शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में नई शुरुआत की गई है। मकसद है निवेश को उद्योग और रोजगार के अवसर में बदलना। अब इसी से तय होगी कि बंगाल की औद्योगिक पहचान कितनी तेजी से लौटती है। मणिपुर के इंफाल में हजारों महिलाओं ने मशाल रैली निकालकर अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने जनगणना से पहले NRC लागू करने की मांग की। साथ ही प्रवासियों की पहचान, नागरिकता सत्यापन और NRC की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की भी मांग की। इम्फाल की सड़कों पर हाथों में मशालें और नारे लगाती हजारों महिलाएं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जनगणना से पहले NRC की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान और नागरिकता का सत्यापन किया जा सके। महिलाओं ने सिर्फ NRC लागू करने की मांग नहीं उठाई, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जनगणना से पहले उनकी चिंताओं का समाधान किया जाना जरूरी है। दरअसल मणिपुर में अवैध प्रवासन और नागरिकता का मुद्दा लंबे समय से संवेदनशील रहा है। यही वजह है कि इम्फाल में निकली इस मशाल रैली को सिर्फ एक प्रदर्शन के तौर पर नहीं,
बल्कि नागरिकता और जनसांख्यिकी से जुड़े सवालों को लेकर उठ रही आवाज के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया स्पष्ट और पारदर्शी हो। साथ ही उनका जोर इस बात पर है कि जिन लोगों को अवैध प्रवासी माना जा रहा है उनकी पहचान उचित प्रक्रिया और सत्यापन के आधार पर हो। मणिपुर का ये मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि जनगणना सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होती, बल्कि नागरिकों की पहचान और सरकारी नीतियों के लिए भी इसका महत्व होता है। ऐसे में एनआरसी को लेकर उठ रही मांग के बीच सुरक्षा, नागरिक अधिकार और पारदर्शिता के बीच संतुलन बड़ी चुनौती होगी। मणिपुर की सड़कों पर एनआरसी की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। सवाल सिर्फ पहचान या नागरिकता का नहीं, बल्कि पारदर्शिता का भी है। प्रदर्शनकारियों की मांग साफ है, प्रवासियों की पहचान हो, नागरिकता का सत्यापन हो, एनआरसी लागू किया जाए और एनआरसी की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। देश भर में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। कहीं बारिश गर्मी से बचाव का काम कर रही है, तो वहीं कहीं बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्या को बढ़ा रही है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और ओडिशा तक मौसम का असर देखने को मिल रहा है। कहीं आसमान काला पड़ा, कहीं बादलों ने ऐसी करवट ली कि देखते ही देखते सड़कें दरिया बन गई। मॉनसून ने देश के कई हिस्सों में फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारी बारिश के साथ बाढ़, जलभराव और तेज हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने करीब 25 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत और पूर्वोत्तर तक मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा है। 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 258 गांव पानी की चपेट में हैं। प्रयागराज में तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा तो गांव का सड़क संपर्क टूट गया। चित्रकूट में बरदहा नदी उफान पर है और करीब 6 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। पहाड़ों में बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ों से गिरते पत्थर और धंसती जमीन खतरे की घंटी बजा रहे हैं। देहरादून में मूसलाधार बारिश के बीच टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर पानी में डूब गया। ओडिशा में बाढ़ का पानी अभी उतरा भी नहीं और मौसम ने फिर चेतावनी दे दी है। क्योंझर और मयूरभंज में 24 और 25 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट है। निचले इलाकों में पानी जमा है और राहत बचाव टीमें 24 घंटे मोर्चे पर हैं। मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसी समस्या तो वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन जैसी समस्या देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अलर्ट पर प्रशासन भी मुस्तैद है और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। देखा आपने ये तमाम अहम खबरें। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से आपको रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिका और कनाडा क्यों आमने सामने नजर आ रहे हैं, ट्रंप की नीति क्या है और टैरिफ का वॉर एक बार फिर से कैसे देखने को मिल रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की
बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। केड़ा मसाला होए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच इस वक्त रिश्तों में जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो टैरिफ वॉर है वो हमने देखा कि लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो अमेरिका का अब जो स्टेप है उससे कनाडा और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। क्या खींचतान मची हुई है, आइए उसी पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका और कनाडा दो पड़ोसी देश, दो बड़े ट्रेड पार्टनर, लेकिन अब दोनों देश के बीच के रिश्ते टैरिफ वॉर की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। ट्रेड टॉक फेल होने के बाद ट्रंप ने कनाडा पर निशाना साधा और कनाडा ने भी अमेरिका को करारा जवाब देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और कनाडा के बीच 3 दिन चली गहन बातचीत आखिरी वक्त पर टूट गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अंतिम समय में शर्तें बदलने का आरोप लगाया। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की नई मांगें अनुचित और आर्थिक रूप से नुकसानदेह थी। अमेरिका ने कनाडा के करीब $20 अरब के सामान पर 50% नया टैरिफ लगा दिया है। इसका असर कनाडा से अमेरिका आने वाले कुल सामान के करीब 5% पर पड़ेगा। वाइन, डेयरी, सीमेंट, कपड़े, फर्नीचर और हॉकी इक्विपमेंट जैसे कई उत्पाद इसकी जद में है। इसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल और लंबर पर पहले से लगे अमेरिकी टैरिफ भी जारी हैं। ट्रंप ने अब कनाडा पर एक और बड़ा राजनीतिक हमला किया। ट्रंप का कहना है कि कनाडा अमेरिका का राज्य हुए बिना ही अमेरिकी राज्य होने का फायदा लेना चाहता है। ट्रंप पहले भी कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कह चुके हैं। उधर कनाडा ने साफ कर दिया है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है। मार्क कार्नी ने कहा है कि 8 सितंबर से कनाडा अमेरिकी टैरिफ का डॉलर फॉर डॉलर जवाब देगा। अमेरिका की बढ़ती टैरिफ पॉलिसी ग्लोबल ट्रेड के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। भारत के लिए भी ये घटनाक्रम अहम है, क्योंकि अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों पर किसी भी बड़े टैरिफ बदलाव का असर भारतीय एक्सपोर्ट और ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। अमेरिका और कनाडा के बीच टैरिफ की लड़ाई अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। इसमें राजनीति, संप्रभुता, आर्थिक दबाव तीनों शामिल हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि दोनों देश बातचीत की मेज पर लौटते हैं या फिर दुनिया एक और ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ती है। आज की बड़ी खबरों में देश की सियासत से लेकर अंतरिक्ष, सुरक्षा और मौसम तक कई मोर्चों पर तमाम जो खबरें थी वो हमने आप तक पहुंचाई और ये मोर्चे काफी अहम रहे। नेशनल स्पेस डे अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कद को दिखाता है, तो वहीं राजनीति में बीजेपी ने संगठन और चुनावी तैयारियों को धार देने का संकेत दिया है। यूपी में रसोइयों के लिए बड़ी सौगातों का ऐलान हुआ। वहीं राहुल गांधी के बयानों को लेकर सियासी घमासान एक बार फिर से तेज नजर आया। अयोध्या में राम मंदिर पर नई धर्मध्वज ने आस्था का भव्य दृश्य रचा। वहीं बंगाल में डिफेंस और शिप बिल्डिंग के जरिए औद्योगिक विस्तार की तैयारी है। उधर मणिपुर में एनआरसी की मांग को लेकर प्रदर्शन, देश के कई हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा और अमेरिका कनाडा के बीच बढ़ता ट्रेड वॉर प्रमुख सुर्खियों के केंद्र में रहा। तो ये थी तमाम अहम खबरें जिनकी जमीनी हकीकत हमने आप तक पहुंचाई। तो इसी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। रिपोर्ट 10 में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।